नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टायर विथ आलोक में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहां भी होंगे अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। और चलिए, समय वैसे भी सबको नमस्कार, तहे दिल से सबका स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जहां पर इतिहास दोहराए नहीं बदले जाते हैं, ठीक है। सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, सबके डाउट्स को क्लियर करूंगा, सबको सब चीजें भी बताऊंगा। थोड़ा सांस तो लेने दीजिए। टाइम इसलिए ये बड़ा अच्छा है 9 बजे वाला कि कई लोग इस समय सब्जी छौंक रहे होंगे और आज संडे है तो भाई अब नॉनवेज भी बन रहा होगा, तो खैर खाना वाना बना रहे होंगे तो भी फोन चला के आप हमें देख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई ऑनलाइन की कि आदमी कुछ भी करता रहे, कुछ भी करता रहे तो वो हमें देख सकता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं, हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है, ठीक, ये एक ऐसी वैकेंसी है जो कि फॉर्म भरवाती है, 2 महीने 3 महीने में वैकेंसी को क्लियर कर देती है। ये कोई लंबा प्रोसेस लेके नहीं चलती है कि महीना चलना है, 6 महीना चलना है, साल भर चलना है। वैकेंसी क्या है? वैकेंसी आई, ठीक, फॉर्म भरा गया, आपने फॉर्म भरा, 1 महीना 1.5 महीना बाद एग्जाम हुआ और 1-1.5 महीना बाद आपका रिजल्ट निकल गया। बढ़िया से आप कोर्ट में जाके बैठने लगे, ठीक है, चाहे ग्रुप डी में, चाहे ग्रुप सी में, और पर डे फिर। वैसे जब मैं अपनी फोटो के पीछे ये देखा, मतलब कोर्ट को, तो मुझे ये थोड़ा सा एक फीलिंग अपने अंदर आई कि भगवान हर जगह का मुझे चक्कर लगवाना, यहाँ का मत लगवाना बस, क्योंकि यहाँ के चक्कर लगते लगते इंसान के चक्कर आ जाते हैं। तो जैसा कि ये सब एक मजाक की बात है, मजाक की बात छोड़ते हुए मेन सीरियस की बात पे आते थे, ठीक है, ठीक। तो यहां पर सबसे बड़ी खास बात आपको जो बताना चाह रहे थे, ये सब हंसी मजाक की चीजों को लीव करते हैं, मेन बात पर आते हैं कि ये एक ऐसी वैकेंसी है जो शॉर्ट समय में अपने रिजल्ट को क्लियर कर देती है, आपको ज्यादा वेट नहीं कराती है, ठीक है। अरे यार, कुछ लोग तो झूठे परेशान हैं। क्या हुआ? मतलब रात, अच्छा दिनों में आप लोगों का दिमाग खराब रहता है, रातियों में दिमाग खराब रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी संस्था के द्वारा ये डिसाइड किया गया, ठीक है, कि एक अब हाई कोर्ट, जो कि स्टेट वैकेंसी के लिए हम लोग फेमस नहीं है, आप जानते हैं स्टेट वैकेंसी कोई भी होती है उसमें हम लोग सबसे आगे रहते हैं, ठीक है। तो स्टेट वैकेंसी के लिए क्या कहते हैं, फिल कर सकते हैं, दोनों का दोनों आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोनों का सेम डेट वैसे एग्जाम नहीं होता है, आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, पहली बार डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम लिंक दिया गया है, इससे आप लोग जुड़िए, ठीक, ये फ्री है, फ्री टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन मतलब एकदम फ्री लिंक है, इससे आप लिंक से जुड़िए। उसके साथ साथ आप अपने साथ, ठीक है, यहां समझ, उसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपने बंधुओं को भी जोड़िए, अपने खास लोगों को भी जोड़िए, और जो खासम खास हैं उनको भी जोड़िए, क्योंकि जो वैकेंसी 4 महीने में 5 महीने में अपनी चीजों को क्लियर कर दे, उस वैकेंसी पे मेहनत करना मेरे हिसाब से कोई गलत चीज नहीं होती है। जबकि सिलेबस कंटिन्यू आपको बताया जा रहा है, सिलेबस कंटिन्यू आपको संदीप भैया के द्वारा बताया गया, रवि भैया के द्वारा बताया गया, गौरव निरंजन सर ने भी अपने सिलेबस के बारे में बताया, फिर एनके सर क्लास लिए उन्होंने भी बताया, विवेक सर क्लास लिए उन्होंने बताया, अजय सर क्लास लिए उन्होंने बताया। उसमें जो, ठीक है, थ्योरी चलेगी ना, थ्योरी चलेगी। मैं वही चीज आज यहाँ क्लियर करने आया हूं, मैं वही चीज आज यहाँ पर आपको बताने आया हूं। और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको इसलिए हम लोग करवा रहे हैं, जो सवाल पूछे गए हैं उनका रीजन क्या है कि लास्ट ईयर के नोट्स आपको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि क्या कहते हैं कि आप समझ सके कि उनके प्रश्न का लेवल क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी यहां पर रीजन क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी परीक्षा की तैयारी करने जाता है तो वो भले ग्रुप डी लिखा है तो वो ये सोचता है कि यार हम डी पढ़ के आईएएस निकाल देंगे, तो ये थोड़ा सा नहीं होता। पहली चीज अपनी मेंटलिटी को क्लियर किया करिए, ठीक है। 1 किलोमीटर की दौड़ और 100 किलोमीटर की दौड़ में सेम स्टेमिना नहीं खर्चा होता, ये बात को हमेशा याद रखिए। ये पहली जो सबसे बड़ी चीज है वो अपने दिमाग से आप लोग निकाल दीजिएगा कि सर हमको एकदम बहुत डीप पढ़ना है,
इसीलिए हम लोग प्रश्न करवा रहे हैं कि दोस्तों पहले प्रश्नों का आप लेवल समझ लीजिए, और उससे प्रश्नों का लेवल नहीं, अभी तो यहीं पर है, प्रश्नों का लेवल समझ लीजिए। और जब प्रश्नों को आप समझ जाएंगे, प्रश्नों के लेवल को समझ जाएंगे, तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक, आने के बाद सीधा यहां पर कथा बांध देना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। पहले तो सबसे बड़ा जो काम होता है एक शिक्षक का होता है, वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को पहले ये गाइड करे, ये गाइडेंस दे कि उसे तैयारी कितनी करनी है। ठीक, अगर 1 चम्मच घी डालने से दाल का स्वाद बदल जा रहा है तो उसमें 1 भगोना घी नहीं डालना चाहिए, वो खवाएगा नहीं फिर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, तो जो सबसे बड़ी खास बात मैं अब हिस्ट्री के बारे में आपसे करूंगा, फिर मैं उसकी व्याख्या प्रश्नों से आपको करूंगा। प्रश्नों से इसलिए करूंगा कि क्योंकि ग्रुप डी में 2-3 प्रश्न आते हैं और ग्रुप सी में 5-6 प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप पेपर को देख सकते हैं लास्ट ईयर के, नहीं तो हम यहां पे हैं। ठीक है, तो ग्रुप सी में 5-6 प्रश्न आपको मिलेंगे इतिहास के, और ग्रुप डी में आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। जो बात है फैक्ट बताएंगे, उसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर जैसे बात हम कर रहे हैं कि ग्रुप डी की और हम बात कर रहे हैं ग्रुप सी की, तो इसमें बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि सर क्या हम ग्रुप डी पढ़ेंगे तो सी कर लेंगे, सी पढ़ेंगे तो डी कर लेंगे। देखिए मेरी बात समझिएगा, बाबर जो है वो बाबर ही रहेगा, वो अकबर नहीं हो जाएगा। पहली चीज, माइंड को क्लियर करते चलिए, दिमाग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलिए। थ्योरी तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, हम लोग कहां पीछे हटते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करिए दोस्तों, समझिए। हाँ, लेकिन एक चीज है, जैसे लोग कहते हैं ना कि भैया आईएएस की तैयारी कर लोगे तो पीसीएस निकल जाएगा ना, लोग कहते हैं ऐसा हर समय होता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं ना भैया पीसीएस की तैयारी कर लोगे तो वनडे का एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं, पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। रीजन इसका क्या है, मेरी बात को समझिएगा। रीजन, अच्छा आप लोगों की समस्या मैं सब बताऊंगा, रुक जाइए। ठीक, पर यहां पर एक क्या बात होती है दोस्तों, जैसे जैसे ये सारे एग्जाम है, क्योंकि मुझे पता है ग्रुप डी का तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी सोचेगा कि मुझे इतना हाई लेवल पढ़ना है, क्योंकि बहुत लोग पढ़ा भी रहे होंगे और बहुत लोग तमाम चीजें पढ़ा रहे होंगे, मुझे उससे लेना देना नहीं। लेकिन दोस्त यहां पर 25 से 28 प्रश्न की फाइट है, यहां पर 2 से 3 प्रश्न की फाइट है, यहां पर 5 से 6 प्रश्न की फाइट है। तो आप लड़िए, अपनी ताकत को उतना ही इस्तेमाल करिए जितने से आप जीत जाएं, उतना नहीं इस्तेमाल करिए कि जितने से आप सामने वाले को रौंद दें, उसकी सल्तनत को पा लें। नहीं, आपको हाईकोर्ट में ही नौकरी करनी है, उसको रौंदना नहीं है। उसके साथ साथ क्या है, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। ग्रुप सी के लेवल से अगर आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं तो ग्रुप डी के लेवल की चीजें आपको खत्म हो जाएंगी। अब जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, आपसे पूछ लिया, ठीक, कि आपसे जैसे एक सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं, पूछ लिया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ, तो आपने सीधा कह दिया कि सर इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक, या कपिलावस्तु जिले में हुआ था, या पिपरावा नामक स्थान पर हुआ था। अब इसी सवाल को थोड़ा सा हम टिपिकल कर देते हैं, किस अभिलेख से हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, तब आपका आंसर रुमेंदई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? रुमेंदई हो जाएगा। तो ये होता है चीजें। अगर अब हम आपको ये बताएंगे कि रुमेंदई शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु जिले के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, तो अगर वो चीजें हम आपको सी के बारे में बताएंगे तो डी के बारे में आप नहीं कर ले जाएंगे। अरे दीदी भैया पहले बाद में करत जा, पहले ही समझत जा। आप लोग आपस में मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन हो कहीं मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक। क्योंकि सबसे बड़ी खास बात क्या है कि मैं थोड़ा सा हंसी मजाक में पढ़ाता हूं। इतिहास एक ऐसा विषय है कि अगर इसको पढ़ाते रहेंगे आप पढ़ते रहेंगे, भूलते रहेंगे, इसलिए हंसे मजे में पढ़ना चाहिए इसको, ठीक। तो अगर ग्रुप सी की चीजें आप पढ़ेंगे तो ग्रुप डी की चीजें आप ऑटोमेटिक क्लियर कर लेंगे, ये हम कहना चाह रहे थे। अब आते हैं सिलेबस की बात, ठीक। लोग कहते हैं कि इतिहास दोहराया जाता है, सही बात है। पाकिस्तान वाले को भी मार लेकर चल रहे थे 1992, 2022 मैच होगा, हम जीतेंगे, सेम कंडीशन हो रहा है। हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ एंड एवरी पर्सन क्रिएट्स अ न्यू हिस्ट्री। इतिहास, ठीक है, यहां समझिए, उसमें क्या है, इतिहास हमेशा दोहराया नहीं जाता है, इतिहास हमेशा बदला भी जाता है।
यहां समझिए, यहां पर ठीक है क्या होता है, इतिहास को बदला जाता है। और आप जीता जागता उदाहरण आज का मैच अगर आप देखे होंगे या मैच के बारे में सुने होंगे, तो आप यहां ध्यान, हम लोगों के लिए रेस्ट नहीं है, आप लोगों के लिए मेहनत तब तक करनी है जब तक हम लोग 6 फीट के कफन में ना बन जाए, और जब तक आपका प्यार मिलता रहे। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आज आपने देखा होगा कि इतिहास दोहराया नहीं गया, इतिहास बदला गया। और आपको भी क्या करना है, उस इतिहास को बदलना है, सेलेक्ट होना, एक नौकरी लेनी है। और नौकरी जैसे एक हो जाती है स्टूडेंट, उसके बाद फिर नौकरी पे नौकरी पाता है। ये आप जानते हैं, अगर एक बार कभो सिलेक्शन हो गया, ठीक है, कभो सिलेक्शन हो गया तो फिर हर वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होता है, ये किस्मत चलती है। अब देखिए, अगर अब हिस्ट्री के सिलेबस की आप बात करें तो थोड़ा सा मैं उसको मॉडिफाई करके आपको बता दूं। उसका बताने का मेरा यहां समझिए, उसको मेरा आपको बताने का रीजन सिर्फ ये है कि आपको किस टेक्टिक से पढ़ना है, आपको हम किस तरह पढ़ाएंगे, किस तरह आपको कम नॉलेज में, मतलब कम ज्ञान में आपके पूरे पेपर को कंप्लीट करवाएंगे। कम ज्ञान मतलब ये मत समझिएगा कि लपुरझैया टाइप का करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लपुरझैया सिस्टम नहीं होता हमारे यहाँ। अब देखिए, इतिहास की बात करें तो इतिहास में 3 पार्ट हैं, आपने सुना होगा। एक प्राचीन भारत है, ठीक, एक क्या है, एक मध्यकालीन भारत है, ठीक, और एक आधुनिक भारत है। पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद जो पिछले साल के प्रश्न आए हैं आप उन प्रश्नों को मत ध्यान दीजिए। उन प्रश्नों से हम आपको कितने प्रश्न बना देंगे, अभी आप शॉक्ड रह जाएंगे कि गुरुजी एक प्रश्नवा से तो आप तो 15 प्रश्न बता दिए, और 10-15 सवाल से तो आप हमको 225 सवाल बता दिए। पढ़ना है, ठीक है। देखिए, प्राचीन भारत में क्या है कि प्राचीन भारत की शुरुआत देखी जाती है तो लोग पाषाण काल से कर देते हैं, पर पाषाण काल की चीजें आपके सिलेबस में है नहीं। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा दोस्तों, ऐसे नहीं बोलता हूं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपको एक सिस्टमैटिक स्टडी लेके चलना है। सिस्टमैटिक मतलब सिस्टमैटिक के साथ साथ एक स्मार्ट स्टडी आपको लेकर चलना है। और वो स्मार्ट स्टडी कैसे लेकर चलना है, आपको वन लाइनर के रूप में लेकर चलना है। पहली चीज, जितने भी नोट्स बनेंगे वन लाइनर बनेंगे। अच्छा लुकिए, इसको बोलने के पहले मैं ये भी बोल देता हूं, उन स्पेशली व्यक्तियों के लिए, ठीक, उन स्पेशली व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपना विवाह पीडीएफ से किया हुआ है, क्योंकि इसमें अभी कई लोग पूछेंगे सर पीडीएफ नहीं मिलेगा, सर वन लाइनर नहीं मिलेगा, सर नोट्स नहीं मिलेगा। तो उन लोगों को हम ये कह देना चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक। दहेज में आपको हम सब कुछ देंगे, आपको हम खिचड़ी में रिसिवाएंगे नहीं, सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन आपको हाथ से नोट्स जो बनाएंगे वो आपके लिए बेस्ट नोट होगा, टॉप लेवल नोट्स होगा। ये आप देख लीजिएगा, आप मैच कर लीजिएगा। अभी नहीं, अभी लोग कहते हैं ना कि हम वादा करते हैं, हम कहते हैं, और जब काम सक्सेस हो जाता है तब आप कहते हैं कि सर आप वादा किए होते तो निभा गए होते। आप बिना वादा किए ही निभा देते हैं। तो वन लाइनर नोट्स बनेगा। प्राचीन भारत में हड़प्पा से हम लोग शुरुआत करेंगे। हड़प्पा से हम लोग खास जो इनके, खास कैसे लिखा जाता है, हाँ खास, इनकी जो खास सभ्यताएं हैं, जैसे हड़प्पा हो गई, सुनिए पहले सिलेबस सुन लीजिए, ठीक है। जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, बनवाली हो गया, धौलावीरा हो गया, फिनिश्ड। और उनको क्या, कौने नदी किनारे मिले, हाँ के खोजेबा, और वहां से क्या क्या साक्ष्य पाए गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग वैदिक युग पे आएंगे। वैदिक युग में हम लोग जो पढ़ेंगे, हम बता दे रहे हैं, वैदिक युग में हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे। आपको सवाल पूछा जाएगा तो वेद से सवाल पूछा जाएगा। वेद से क्या सवाल आपको पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, ठीक, कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, तो कौन से वेद का कौन सा उपवेद है, तो आपको वेद पढ़ना है। उसके बाद हम फिर चले आते हैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में केवल इनकी जीवनी के बारे में आपको पढ़ना है, और इनकी जीवनी के बारे में, उसके साथ साथ इन्होंने सबसे पहले उपदेश कहां दिया, इनको ज्ञान कहां मिला, इनके संघ में हिस्सा लेने वाले सर्वप्रथम पुरुष कौन है, सर्वप्रथम महिलाएं कौन है, यह आपको पूछ लिया जाएगा। उसके बाद मौर्य वंश,
ठीक, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और हर्षवर्धन। इसमें सिर्फ इनके शासकों के बारे में, उनके शासकों के शासन काल में आए हुए यात्री और किताबें। क्योंकि अगर आप सवाल देखेंगे, क्योंकि आप मंदिर को मैं अलग से पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप सवाल देखेंगे तो आपके एग्जाम में किताबों से जुड़ा हुआ सवाल ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, किताबों से किसने कौन सी किताब की रचना की है। प्राचीन भारत से जो सवाल बने हैं वो आपको यही सबसे ज्यादा बने हैं कि किसने कौन सी किताब की रचना की है, किताबों से। और स्पेशली वो किताबों से ज्यादा सवाल पूछे हैं जो किताबें न्याय से जुड़ी हों, या जो किताबें एक संविधान से जुड़ी हों, या जो किताबें इस बात का हमें ज्ञान देती हैं कि पहले के लोग किस प्रकार रहते थे। तो यहां पर आपको शासक की खास बातें, उसके बाद यहां पर यात्री के बारे में, उसके साथ साथ किताबों के बारे में। ये आपका क्या हो गया सिलेबस प्राचीन भारत का, पटाख से चटाक से खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको जय हिंद, सबको जय भारत, और सब आइए स्वस्थ रहिए। पढ़िए दोस्तों, आदि मानव, अरे आदि मानव पढ़ना ही नहीं जानते थे तो उनको पढ़ के क्या करेंगे हम लोग। और देखिए देखिए हमारी बात समझिए दोस्तों, फिर कह रहा हूं, जो वैकेंसी 3 से 4 महीने में क्लियर हो जाती हैं और आपको पता है कि आप उस चीजों की तैयारी इतने दिन से कर रहे हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए रिस्क नहीं लेना है। उनके लिए यह नहीं कि आपको रिस्क लेना है, नहीं, आपको पढ़ना है। अरे एक बार नौकरी हो जाएगी, घर वाले कहेंगे, इना कहेंगे कि हमारा लड़के ग्रुप डी में हो ना, कहेंगे हमारा जो लड़कवा है ना हाई कोर्ट में बैठता है, कोनो काम हो बताया, कहेंगे अरे हमारा बेटीवा, अरे हमारा बेटीवा जो है ना एकदम जज साहब की कुर्सी के बगल में बैठती है, पूरा कोई बात होगा तो बताइएगा, तुरंत करवा देंगे। ये होता है, आदमी का लैंग्वेज बदल जाता है नौकरी पाने के बाद। अब देखिए मध्यकालीन में आपको क्या है, दिल्ली सल्तनत है। ठीक, और दिल्ली सल्तनत में भी क्या पढ़ना है आपको, इमारत, इमारत और उपाधि। उपाधि जैसे सिकंदर द्वितीय किसकी उपाधि थी। ठीक, सिकंदर द्वितीय किसकी उपाधि थी। लाख बख्श किसको कहा गया। ठीक है, मंगोलों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ। ठीक, वो पागल बादशाह किसको कहा गया। ठीक है, उसके साथ साथ क्या कहते हैं, दीवाने कोही का गठन किसने किया, हर्बे सर्ब किसका गठन किया। ठीक है, तो ये सारे जो सवाल है ये आपको दिल्ली सल्तनत से बनेंगे। फिर आते हैं मुगल काल में। मुगल काल में आपको मुख्य लड़ाइयां पूछी जाती हैं। ठीक, याद रखिएगा, हम ये नहीं है कि हम पीछे वाला देख के बोल रहे हैं, ना 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 ना, आगे आप दोनों के लिए अप्लाई करिए, दोनों का एग्जाम साथ में नहीं होता है। ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ, अब आगे का पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। ठीक, दोनों का अलग अलग एग्जाम होता है, क्योंकि दोनों का अलग अलग फॉर्म भर रहा है। सरकार इतना निष्ठुरता नहीं करेगी, थोड़ा बहुत तो कर देती है लेकिन इतना नहीं करेगी। ठीक है, यहां देखिए लड़ाइयां, जैसे पानीपत का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, उसके साथ साथ किसके शासनकाल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा गया, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा गया, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक, के कौन मेहरारू रही, किसने अपनी पत्नी के लिए कौन सी इमारत का निर्माण कराया। ठीक, कहां इतना पैसा ताजमहल में लगा दिए। ठीक, तो ये सब जो सवाल है ये मुगलों से आएंगे, मतलब लड़ाइयां, इमारत और पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, प्लीज दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ाना क्या है, जिंदगी भर इतिहास पढ़ाए हैं, आगे भी पढ़ा देंगे, हमको क्या है, हम आते भी 5 देते कथा लेकिन कथा बांचने से पहले ये तो डिसाइड हो जाए कि सत्यनारायण की कथा पढ़नी है, कि गरुड़ पुराण पढ़ना है, कि वायु पुराण पढ़ना है, कि रामायण हो रहा है, कि महामृत्युंजय जाप हो रहा है, कि क्या हो रहा है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। सुनिए देखिए, आधुनिक भारत में अगर हम चलें तो आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया है आपको और पूछा जाता है गांधी युग से। गांधी युग से इसलिए सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे गांधी जी हैं, जो हमारे अंबेडकर जी हैं, इनकी फोटो हमेशा कोर्ट में आपको मिलेगी। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने हमारे समाज में एक नियम, एक कानून के साथ आंदोलन करके, अहिंसक घटनाएं करके, हिंसक घटनाएं नहीं, अहिंसक घटनाएं करके, ठीक,
इन्होंने देश को स्वतंत्र कराया और फिर देश उसी नियम कानून में आया। कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, 33 का अधिनियम क्या है, 13 का अधिनियम क्या है, 58 का अधिनियम क्या है। ठीक, क्योंकि अब नियम कानून वहां से चालू हो जाते हैं। ठीक है, समझिए, अब नियम कानून वहीं से चालू हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है, गांधी युग से। इसके साथ साथ आधुनिक भारत में आपको समझौता पूछा जाता है। समझौता जैसे क्या है कि देखिए, थोड़ा सा हम गवर्नर जनरल और वाइसराय में लॉर्ड नहीं लगाते हैं। आई डोंट गिव रिस्पेक्ट टू देम, दे आर नॉट माई लॉर्ड। जैसे आप सुने लॉर्ड कर्जन, ठीक है, आपने सुना लॉर्ड डलहौजी। तो जब हाई कोर्ट या कभी कोर्ट में कोई व्यक्ति जाता है तो वो क्या कहता है, माई लॉर्ड, माई लॉर्ड, ये केस है, देखिए ये फला फला लड़का है, फंसाया गया, ऐसा कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, इसको छोड़ दीजिए। द वर्ड माई लॉर्ड इज हाउ कम, ये वर्ड माई लॉर्ड आया कैसे? मैं आपको जो बात बता रहा हूं शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं, बुरा मत मानिएगा, वहां पे माई लॉर्ड बोलने वाले भी शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। क्यों मैं बता रहा हूं कि गांधी युग और समझौता से सवाल आता है। गांधी अरविंद समझौता है, तमाम से समझौता जो है ये क्यों पूछा जाता है, बता रहा हूं। क्योंकि जैसे अपने के यहां लोकसभा राज्यसभा है, क्या समझिए, ज्यादा अपने क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड दो होता था। और जो हमारे के यहां जो ये गवर्नर जनरल आते थे, जो हमारे के यहां क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, जो वाइसराय लोग आते थे, जो 1858 के अधिनियम से बदल गया, ये लोग हाउस ऑफ लॉर्ड से आते थे। ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड से, जैसे राज्यसभा लोकसभा है वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया। तो ये लोग जो हाउस ऑफ लॉर्ड से आते थे, तो इसीलिए इनके नाम के आगे लॉर्ड लिखा हुआ है। जैसे हम मान लीजिए कि सुल्तानपुर के हैं, लंबुआ के, तो हमारे नाम के आगे देहाती लगा होगा। भाई हम पढ़ाते हैं, कभी कभी ठेठ भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं, का हो कैसे नेहा, खाना वाना खाई ले, सब्जी काट ले, मुर्गा उर्गा फ्राई हो गए, तो लोग कहते होंगे कि क्या कहते हैं कि ये थोड़ा देहाती टाइप का टीचर है, तो लोग कहते होंगे देहाती गौरव पांडे। तो ये लोग हाउस ऑफ लॉर्ड से आते थे, तो इसीलिए इनको लॉर्ड कहा गया। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या है, ये जो लॉर्ड थे ये नियम कानून करते थे। भाई विधान परिषद में जो भी डिसीजन आता था उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, जो भी डिसीजन आता था, लास्ट डिसीजन देने वाले कौन होते थे, यही वाइसराय गवर्नर जनरल होते थे। तो वही परंपरा क्या है, वही परंपरा अब चालू हो गई। ठीक, अब इसीलिए लोग कहते हैं माई लॉर्ड, माई लॉर्ड, माई लॉर्ड एंड माई लॉर्ड। ठीक, और अब बहुत लोग कोर्ट में, अब ज्यादातर लोग कोर्ट में अपने हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हुजूर कहते हैं, हुजूर। ठीक है, मेरे हुजूर इसको देख लीजिए, मेरे मालिक इसको देख लीजिए, ये अच्छी चीज है, वर्ड का परिवर्तन हो रहा है। तो यही कारण है कि आधुनिक भारत में ये गांधी युग से बहुत सवाल पूछे जाते हैं और समझौतों से सवाल पूछे जाते हैं। ये सिलेबस का डिफरेंशिएशन है, आप इन चीजों को देख सकते हैं। और मैं ये चीज अब आपको बता रहे हैं, सिलेबस को कोई भी चालू कर सकता है दोस्त, कुछ भी पढ़ा देते, लिख देते हैं हम हड़प्पा सभ्यता, चालू हो जाते खोदने। ठीक है, लेकिन यहां समझिए, आपको कितना पढ़ना है ये आपको जानना सबसे पहले आवश्यक है। तो आपको इतनी पढ़ाई यहां पे करनी है, इतनी पढ़ाई यहां पे करनी है और इतनी पढ़ाई यहां पे करनी। ये क्लियर हुआ कि नहीं? इतना क्लियर हुआ? अभी मत करिएगा कि जहां पना तोहफा कबूल करो, नहीं, ये नहीं। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देखिए, लास्ट ईयर में जो आए गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की अगर हम व्याख्या के साथ चलें, उन प्रश्नों की अगर हम व्याख्या के साथ चलें, तो शायद जो मैंने सिलेबस अभी आपको मेंशन किया था, ठीक है, यहां समझिए, शायद मैंने जो आपको, ठीक, उन सब जो सिलेबस को मेंशन किया था, आपको वहीं से सवाल बन जाएगा। तो पहली चीजें आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपको जो हम लोग पढ़ाएंगे, ग्रुप सी का पढ़ेंगे तो ग्रुप डी भी कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इनकी प्रैक्टिस हम लोग अलग अलग से करवाएंगे, ये भी फैक्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको ये रिजल्ट 3, साढ़े 3, 4 महीने में क्लियर होता है। तो जानते ही इस समय वैकेंसी की मारामारी है, लोगों को बियाह ना होता है, लोग अपने जीवन से नफरत करे लागा कि कहाँ हम पैदा भय ही, ठीक है।
तो ये सब सारी चीजें क्या है कि अब इस सब पे थोड़ा सा अफसोस ना हो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, जीवन के आदमी वही मारी तो पढ़ाता है मराता है, हमको तो यही लगता है। ठीक है, अब यह समझा। अब जैसे ये सवाल आया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ये सवाल आया हुआ है, मुगल काल में किसके काल को स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा गया, आया है। अब देखिए, बहुत लोग भरभरा के अकबर कह दे रहे हैं। अब जो लोग अकबर कह रहे हैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, महान पुरुषी लोग जो कह रहे हैं कि भैया इसका आंसर अकबर नहीं होगा। लोग ये कहते हैं ना, सर ग्रुप डी का तो एग्जाम है, चपरासी का, लो लेवल का, वो में इजी पूछेगा। इजी चीजें ही लोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों, टफ चीजें सब कर ले जाते हैं। टीबी हुई है बा। इजी चीजें ही लोग नहीं कर पाते हैं, टफ चीजें तो सब कर लेंगे। अच्छी दाल फ्राई सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन चिली पनीर सब कर लेते हैं, बना लेते हैं। दैट्स द फैक्ट। अब देखिए, अब आपको एक ही सवाल है ना, इस सवाल की मैं आपको व्याख्याएं बताता हूं, कैसे पढ़ना है आपको। पढ़ाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं क्या करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, जाएंगे कहां, यहां समझिए। अगर हम अब अकबर की बात करें, पहली बात, इसके शासनकाल को हिंदी भाषा का, ठीक, हिंदी, देखिए पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, जो हम कहते हैं, ठीक है, बहुत लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा जो पढ़ चुके हैं हमारे साथ ऑलरेडी। ठीक है, देखिए डी कह रहे हैं, अरे जब पढ़ावे बादो ही हाल हो तो कैसे काम चली। ठीक है, यहां समझिए, ये क्या है, अकबर के शासनकाल को क्या कहा गया, तो अकबर के शासनकाल को हिंदी भाषा का स्वर्ण युग कहा गया। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, शाहजहां के शासनकाल को, तो इसके शासनकाल को स्थापत्य, हमारी रेटिंग आज बड़ी अच्छी है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। क्या कहा गया, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। इसके साथ साथ शाहजहां के शासनकाल को और क्या कहा जाता है, तो इसके शासनकाल को सुनो ना संगमरमर की दीवारें, संगमरमर युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके समय जितनी भी इमारतें हुई उसमें सबसे ज्यादा संगमरमर का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो संगमरमर की जो युग है वो भी किसके समय को कहेंगे, शाहजहां। अब देखिए, ये ग्रुप डी का सवाल है, लेकिन ग्रुप सी के लेवल की बात बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा गया, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी शाहजहां के शासनकाल को कहा गया। अब जहांगीर की अगर हम बात करें तो इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया किसके शासनकाल को, इसके शासनकाल को क्या कहा गया, चित्रकला का स्वर्ण युग। क्योंकि ये थोड़ा अनारकली के साथ में थे, मतलब अनारकली के लफड़े में फंसे थे, तो वैसे भी जो लोग थोड़ा सा इधर उधर के लफड़े में पढ़ते हैं ना, वो चित्र के बड़े शौकीन होते हैं। ठीक है, वो बैठ के उसकी आंखें ही बनाते रहते हैं, क्यों, उसके नाम के गीत लिखते रहते हैं। ऐसा हमने देखा है कॉलेज में, ऐसा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूं मैं। तो जहांगीर के, अब देखिए एक ही प्रश्न है, कितने आंसर, कितने प्रश्न मिल रहे हैं एक प्रश्न में। ठीक है, कितने प्रश्न मिल रहे हैं समझिएगा। तो अकबर के शासनकाल को हिंदी भाषा का स्वर्ण युग कह दिया गया। ठीक, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कह दिया गया। ग्रुप डी ग्रुप सी सब इसी चल रहा है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कह दिया गया। ठीक, शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर युग कर दिया गया। औरंगजेब का शासनकाल ऐसा किसी युग के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कट्टर मुस्लिम था और इस्लाम धर्म के प्रति इसने कई सारी चीजों का परहेज किया था। लेकिन इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूं। इसको जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक, अब इतनी रात को आप मेरे लिए आए हैं तो टाइम वेस्ट कर, मतलब टाइम लेकर, तो भाई फर्क, मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर आज सोए तो कुछ ज्ञान लेके सोए। इसके साथ साथ इसने अपने मेहरारू मतलब बीबी का मकबरा बनवाया है। ठीक, बीबी का मकबरा कहां पर है, तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, जिसको दूसरा ताजमहल या फूहड़ ताजमहल या गंधौरा ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसने भी इमारतें बनाई, मोती मस्जिद का निर्माण कराया दिल्ली के लाल किले के अंदर, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, इसने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक, लेकिन अब आप, इतने क्वेश्चन मिल गए ना आंसर, अब आप ये सोचेंगे कि सर ये बताइए प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न क्या है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा गया, मतलब स्थापत्य कला का कोई उसमें उद्धार ही नहीं हुआ। तो वो समय किसका था, वो समय था जहांगीर का। ठीक, हम हट जा रहे हैं, जिसको फोटो फाटा लेना हो ले लीजिएगा। वो समय किसका कहा गया, जहांगीर का। क्यों, ऐसा नहीं है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि
जहांगीर जो था उसने क्या कहते हैं अकबर का मकबरा बनवाया। इसकी एक और मेहरारू मतलब एक और पत्नी थी नूरजहां, उसने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। ठीक, उसके साथ साथ खुसरो बाग कह रहा हूं, इसके लड़के को खुसरो बाग में दफनाया गया था जहांगीर के। उसके साथ साथ नुसरत बाग और शालीमार बाग का निर्माण कराया। ठीक, धन्यवाद सविता जी। यहां देखिए, आइए पढ़िए। तो यहां पर क्या था कि स्थापत्य कला का जो उद्धार नहीं हुआ वो किसके समय में नहीं हुआ, तो जहांगीर के। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया बी। क्या हो गया, बी। समझ में आया, क्लियर हुआ? अब समझे आप, क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे ही आसान सवाल को गुड़ गोबर करके चले आते हैं आप लोग। क्लियर हुआ ना? अब चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मजेदार है। ये सब पिछले साल आए हुए प्रश्न इसलिए हम करा रहे हैं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको बताइए, क्योंकि जो वाकई में पढ़ते हैं, जो भी महान पुरुष पुरुषी, वो सिलेबस को पहले पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से थ्योरी पढ़ते हैं। जब हमारा एक छक्के में हम जीत सकते हैं तो क्या मतलब है 15 छक्का मारने का? पर पाकिस्तान हार गया। इस बात का मुझे बेहद नहीं बोलने का खुशी है थोड़ा सा। वो जीत जाता तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है। ठीक है, चलो हम हारे तो हारे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब वो लोग जीत जाते तो लुलू लुलू करके मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखिए, मित्र मेला का गठन कब हुआ? सवाल सीधा सीधा है आपके सामने, मित्र मेला का गठन कब हुआ? अब मित्र मेला था क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। एक्चुअली जो अंग्रेजवे रहे ना, अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, भारतीयों को एक साथ मिलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था, जैसे मान लीजिए कि भाई हम चार पांच लोग अभी हम लोग साथ घूम रहे हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ गणित करेंगे ही, ऐसा अंग्रेजों को लगता था। हम लोगों को इतना गणित आता तो फिर क्या बात ही थी। तो यहां पर क्या होगा कि मित्र मेला का गठन पहली बात तो किसने किया, ये जान लीजिए। तो मित्र मेला का गठन करने वाले कौन थे, वो थे वीडी सावरकर। मित्र मेला का गठन किसने किया, पहली बात तो ये जान लीजिए किसने किया, विनायक दास दामोदर सावरकर जी ने किया। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, आपसे सवाल पूछ सकता है और पूछेगा। अब 1913 में क्या हुआ था, तो 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था, गदर पार्टी का। इसका गठन किसने किया था, तो इसका गठन किया था लाला हरदयाल जी ने किया था। ठीक, अब आपसे यह पूछ लिया गया कि लाला हरदयाल जी ने किया कहां था, तो बहुत लोग कहेंगे भड़बड़ा के भारत, लेकिन इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो 1913 में क्या हुआ था, गदर पार्टी का गठन किया। अब जैसे 1905 है, सवाल कैसे कंफ्यूज करता है। अब कई लोग सोचेंगे कि सर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, सब यही पढ़ाएंगे और आप यही कहेंगे कि सर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। पर प्रश्न के अकॉर्डिंग यहां पर उसने को ऐसा नहीं पूछा है। उसने जो पूछा है, उसने किसी गठन की बात पूछी है, किसी गठन की बात। तो 1905 में भी किसी चीज का गठन हुआ होगा। बंगाल विभाजन कौन सा हमारे लिए बहुत बढ़िया था, बांग्लादेश अलग हो गया यार, कि बात करते हो मैच देखते हैं ऐसे, मतलब जाने दो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है कि सब अच्छा लोग उधर चले गए, सब हम लोग ज्यादा अच्छे लोग यहां रह गए। तो 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन हुआ था। यहां समझिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी का, हम लोग सब बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं इसलिए हम लोग भारत में रह गए। इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन कब हुआ, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन 1905 में हुआ था। अब इसकी बात पूछा जाए तो कहां हुआ था, तो लंदन में हुआ था, लंदन में। इसको किया किसने था, तो इसका गठन करने वाले थे श्याम कृष्ण वर्मा जी थे। किसने गठन किया था, श्याम कृष्ण वर्मा ने। ठीक, ये इंडियन होम रूल सोसाइटी की खास बात क्या है कि भारत के बाहर, यहां समझिए भारत के बाहर स्थापित होने वाला सबसे पहला जो क्रांतिकारी संगठन था वो था इंडियन होम रूल सोसाइटी थी। अब 1904 में क्या हुआ था, तो 1904 में अभिनव भारत का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था, तो 1904 में अभिनव भारत का गठन हुआ। और अब पूछा गया कि अभिनव भारत का गठन किसने किया, तो अभिनव भारत का गठन भी किसने किया था, तो वीडी सावरकर ने किया। किसने किया, वीडी सावरकर ने। आपका क्या प्रश्न है, आपका प्रश्न यहां समझिएगा, आपका प्रश्न यह है कि मित्र मेला का गठन कब हुआ, तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा मित्र मेला का गठन 1899 में हुआ। समझ में आया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लोग कंबल में रजाई में घुस के देख रहे होंगे, मजा आ रहा है। ठीक,
कुछ लोग बतिया भी रहे होंगे, लेकिन बतिया लो, लेकिन यहां ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अष्टधाई की रचना किसने किया था? अष्टधाई की रचना किसने किया था? ठीक, यहां समझिए, अष्टधाई की रचना किसने की थी? एक बात हमेशा याद रखिए, शेर वो नहीं होता है जो जंगल में रहता है, शेर वो नहीं होता है जो पिंजड़े में रहता है, शेर वो नहीं होता है जो किसी का गुलाम होता है, शेर वो होता है जो कभी घास नहीं खाता है। शेर और गधे में इतना अंतर है, शेर बूढ़ा होकर मर जाएगा लेकिन वो घास नहीं खाएगा, और गधा जिंदगी गधाई जैसा रहेगी। तो शेर बनिए, गधा तो ऐसे ही सब है जो ना गधा हो गया है। ठीक, ये मत समझिए कि आपकी नावें टूट गई हैं जो समुद्र की लहरों को सह नहीं सकती। ये सोचिए कि आपकी नाव भले टूट गई है लेकिन नई नाव से ज्यादा लहरें झेली हैं। आपको लहरों का जितना अंदाजा होगा वो नई नाव वालों को नहीं पता होगा, तब टाइटैनिक लेके गच्छ से डूब गए। और हमारे यहां देखिए, वो टूटही नाव लाई के वो टेप लगा के गंगा जी पार कर लेते हैं। तो आपकी नावों ने ज्यादा देखा है लहरों की औकात को, और लहरों की औकात को शांत कैसे करना है ये आप जानते हैं, आपको करना है, बस इतना हम जानते हैं। हम शायरी बन गया ही बिना खाए पिए। अष्टधाई की रचना किसने की? सीधा सीधा सवाल है। अब अगर हम अश्वघोष जी की बात करें तो पहले तो ये जान के रखिए कि राइटर समकालीन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिलेबस समझा रहा था ना, यहां देखा, अरे यार यो मिट्टी के का, ये देखिए सिलेबस समझा रहा था ना, किताबें किताबें लिखा था ना, किताबें, ठीक है, यहां देखिए। तो अश्वघोष जी पहले तो ये जान लीजिए किसके समकालीन थे, समकालीन मीन्स उनके टाइम पीरियड के, ठीक है। अब इन्होंने किसकी किसकी रचना की थी? तो इन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी, ठीक, सौंदरानंद की रचना की थी, सौंदरानंद पुस्तक का नाम है, ठीक, और सरिपुत्र प्रकरण की रचना की थी। सरिपुत्र प्रकरण क्या था? तो सरिपुत्र प्रकरण एक नाटक था, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य सरिपुत्र के ऊपर क्या था? नाटक था। विशाखदत्त की बात करें तो ये गुप्तकालीन थे, गुप्तकालीन थे। इन्होंने भी 2 किताबों की रचना की है, ठीक, एक थी मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक, और एक क्या थी? देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम, जिसमें वो अपने भैया को मार के बहुजिस बिया के एक राजा बन जाता है। अब अगर इसी में और आपको नॉलेज लेना है तो कैसे नॉलेज मिल सकता है? वो तो हम देंगे ही। वैसे यहां पर देखिए कि मुद्रा राक्षस जो है, इससे मौर्यवंश की भी जानकारी मिलती है, और संस्कृत भाषा पे, और संस्कृत भाषा में लिखा गया जो सबसे पहला जासूसी ग्रंथ है वो कौन सा है? मुद्रा राक्षस। संस्कृत भाषा में लिखे, क्योंकि गुप्त काल की, ऑटोमेटिक जान लीजिए, गुप्त काल की राष्ट्रभाषा संस्कृत है, तो जितनी भी किताबें लिखी गई होंगी संस्कृत भाषा में लिखी गई होंगी। तो मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला जासूसी ग्रंथ है। पतंजलि की बात करें तो इन्होंने महाभाष्य की रचना की है, महाभाष्य की रचना की है। अब अगर ये पूछे कि इनके किसके समकालीन थे, तो ये टुंग टुंग बाजे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग। देखिए एक सवाल से कितने सवाल बन जा रहे हैं, समझते जाइए बात को, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अष्टधाई की रचना किसने किया था? पाणिनि ने। अब पाणिनि जी कौन थे? तो पाणिनि जी जो थे ये व्याकरणाचार्य थे। व्याकरणाचार्य माने समझ रहे हैं? ग्रामरिस्ट थे, ग्रामरिस्ट, ग्रामर आता था इनको। और अगर ये आपसे पूछा गया कि पाणिनि किसके समकालीन थे, तो पाणिनि जो थे वो महापदम नंद के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? महापदम नंद के समकालीन थे। समझ में आया? चलिए फटाफट हो गया, आइए अगले सवाल चलते हैं। देखिए फटाफट, उस्ताद अहमद लाहौरी किस इमारत का निर्माण करवाया था? यह भी पूछा गया सवाल है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने किस इमारत का निर्माण करवाया था? ठीक, अब देखिए अकबर का मकबरा कहां है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, सिकंदराबाद में नहीं, सिकंदरा में है। कहां सिकंदरा? आगरा में है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक, किसने बनवाया था बीबी का मकबरा? औरंगजेब ने बनवाया था। अकबर का मकबरा की बात करें तो भाई अकबर तो मरेगा तभी तो बनेगा, तो अकबर जब मरा तो उसका लड़का जहांगीर था उसने बनवाया था। ठीक, औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां बनवाया था, याद रखिए शाहजहां ने। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इनकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। चलो ठीक है, आप सीढ़ी गिर के मर गए लेकिन जमीन के नीचे दफन हो जाइए।
तो यहां पर क्या बात है कि उस्ताद अहमद लाहौरी जो वास्तुकार थे, वास्तुकार मतलब आर्किटेक्चर, तो वो ताजमहल के वास्तुकार थे। और हुमायूं के मकबरे का अगर वास्तुकार पूछा तो आंसर बताइए, आंसर बताइए सब लोग। अगर हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार पूछा तो इसका वास्तुकार था मिराक मिर्जा गियास। कहीं कहीं गियास की जगह गियाथ भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर हो गया मिराक मिर्जा गियास। चलिए अगले बंदे, लोग भाग जा रहे हैं, अब खाना खाने जा रहे हैं उन लोग कि मम्मी बुला रही हैं, ठीक है ना, टाइम हो रहा होगा ना बहुत लोगों का, रविवार है। पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग इसमें 1857 की क्रांति कह देते हैं, वो गलत है। पहला सैनिक विद्रोह, पहले तो ये जान लीजिए कि पहला सैनिक विद्रोह हुआ कब था, मतलब कहां हुआ था। तो पहला सैनिक विद्रोह वेल्लोर में हुआ था, वेल्लोर में। और किसने किया था? 69वीं छावनी के सैनिकों ने किया था। भाई उनको कहा गया कि आपको पगड़ी नहीं पहनना है, पगड़ी की जगह आपको टोपी लगाना है, ठीक। 1824 में क्या हुआ? बैरकपुर के छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। इन्होंने जब बर्मा जाने से मना कर दिया, बैरकपुर के 47वीं छावनी के सैनिकों ने। 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया। 1858 में अधिनियम आया और इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो सबसे पहला जो सैनिक विद्रोह था, प्योर सैनिक विद्रोह, वो 10 जुलाई 1806 को हुआ, जिसको हम वेल्लोर का विद्रोह कहते हैं। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर? चलिए बस 5-10 मिनट में छोड़ देंगे और 5 सवाल है, बस खत्म। ये बताइए, राधा गुप्त किसके प्रधानमंत्री थे? राधा गुप्त किसके प्रधानमंत्री थे? बताइए, राधा गुप्त, आंसर बताइए फट से। राधा गुप्त किसके प्रधानमंत्री थे? देखिए, पहली बात तो ये, हम राधा गुप्त का नाम क्यों लाए हैं? राधा गुप्त का नाम हम इसलिए लाए हैं क्योंकि यहां पर हमको प्रधानमंत्री से छेड़छाड़ नहीं करना है। प्रधानमंत्री छेड़छाड़ करेंगे जेल चले जाएंगे। मुद्दा ही क्या है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया और उस झील का नाम था सुदर्शन झील था। और इस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किसकी मदद से करवाया? तो इन्होंने पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से करवाया था। किससे? पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से। ये चारों के चारों शासक जो हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये चारों के चारों शासक किससे जुड़े हैं? तो सुदर्शन झील से जुड़े हैं। अब गलत कर दिए ना, लिबिर लिबिर करके, ठीक है, लिबिर लिबिर कर दिए, ठीक। तो यहां पर मेरी बात समझिए, ये चारों के चारों शासक सुदर्शन झील से जुड़े हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से कराया। अशोक ने राधा गुप्त की सहायता से इसकी मरम्मत करवाई थी। अशोक ने राधा गुप्त की सहायता से इसकी मरम्मत करवाई थी, ठीक। राह समझिएगा, राधा गुप्त की सहायता से अशोक ने क्या किया? सवाल समझिए, सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ है। रुद्रदामन ने किसकी मदद से करवाया? तो रुद्रदामन ने सुविशाख की मदद से करवाया। ये सब लोग किससे जुड़ रहे हैं? आवाज सुनते जाइएगा, सुदर्शन झील से। और स्कंदगुप्त ने किसकी मदद से करवाया? तो इसने चक्रपाली की मदद से सुदर्शन झील का क्या करवाया? पुनरोद्धार करवाया। इसने पुनरोद्धार करवाया, इसने जीर्णोद्धार करवाया, इसने मरम्मत करवाई और चंद्रगुप्त ने इसका निर्माण कराया। अरे बाप रे, समझ में आया? चलिए अरे सवाल चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? यह सवाल एक्चुअली जो आपके ग्रुप सी में आया था, वो सवाल इस तरह था कि पानीपत का युद्ध कब किया? आया था पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो मैंने एक्चुअली मैं सवाल खुद लिखता हूं, खुद बनाता हूं, तो मैंने सवाल के लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है। और आपको बता दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। आप लोग उससे जुड़िए और लोगों को जोड़िए, आपको वहां सब इंफॉर्मेशन क्लास से नोट्स सब मिलते जाएंगे, पढ़ते जाइए, ठीक है। उस लिंकवा को तो जोड़ ही सकते हैं आप लोग पढ़ने के लिए, ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी है। अब देखिए, सवाल ये था पानीपत का युद्ध कब हुआ था। मैंने इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मेरा मूड, आई एम लिटिल बिट चेंज मूड ऑन दैट टाइम। 1526 में क्या हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? बबरवा को सब बुलाए थे, तो बाबर वर्सेस हुआ था इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस किससे हुआ था? इब्राहिम लोदी से, ठीक। उसके बाद 1556 में क्या हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। यह किससे किसके बीच में हुआ?
तो ये अकबर, एक्चुअली अकबर इस समय छोटा सा बच्चा था, लुलू लुलू करते थे, तो इसकी सेना का नेतृत्व तो बैरम खां किया था। किसने किया था? बैरम खां ने किया था। लेकिन अकबर लिखा जाता है क्योंकि वो राजा था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगर थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता ना तो हेमू इसे सबको मतलब काट देता। 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय संजय दत्त वर्सेस अर्जुन कपूर, मतलब अहमद शाह अब्दाली, ठीक, अहमद शाह अब्दाली और किसके किसके बीच में हुआ था? तो कुछ लोग कहेंगे मराठा, मराठा का नाम भी होना चाहिए, तो उसका नाम था सदाशिव राय जी थे। किसके साथ हुआ था? सदाशिव राय के। ठीक, अब यहां पर आते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। अकबर वर्सेस किससे हुआ था? महाराणा प्रताप। ठीक, इनका नाम लिखता हूं ना तो मेरे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, मेरे अंदर एक जोश जग जाता है। ही इज अ रियली एन इनक्रेडिबल पर्सन, रियली एन इनक्रेडिबल पर्सन। आज की डेट में एक बाल्टी पानी उठावे कह दिया तो लड़कियों के कमर दर्द करे लागत है। ठीक है, ये मतलब 250-300 किलो शरीर पर लेकर चलते थे। रियली एन इनक्रेडिबल पर्सन, सल्यूट यू सर, सल्यूट यू रियली। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 में हुआ था। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई? देखिए, अब ग्रुप सी में इस प्रकार का सवाल बन सकता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने का मतलब यह है क्योंकि अब भाई हाई कोर्ट की वैकेंसी सामने आई है और हुई सकता है कि आईएसओ तैयारी करे वाले के फॉर्म डाल दें। हाँ, आईएसओ महान पुरुष मिलेंगे आपको, पुरुषी भी रहेंगी उसमें, तो हो सकता है लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दे। ठीक, तो निम्न में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई? अब इसको अगर आंसर देने के लिए तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि घटना हुई कब कब थी। अब बताते हैं। प्रवासी दिवस कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को, गांधी जी जब भारत लौटे थे। ठीक, खिलाफत पार्टी का गठन कब हुआ था? सितंबर 1919 में हुआ था, अली ब्रदर्स ने किया था। ठीक, सितंबर लिख दे रहा हूं। अहमदाबाद मूल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। क्यों? क्योंकि इसी समय गांधी जी ने अपना सर्वप्रथम क्या किया था? सर्वप्रथम इन्होंने अपना भूख हड़ताल किया था। रॉलेट एक्ट कब भारत में लागू हुआ? तो मार्च 1919 में लागू हुआ, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? काला कानून भी कहा गया। तो अब इन डेट को देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहली घटना कौन सी हो रही है? तो सबसे पहली घटना प्रवासी दिवस। नहीं, आंसर गलत है दोस्त, प्रवासी दिवस आंसर होगा क्योंकि ये 1915 है। प्रश्न आपका ये है कि निम्न में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई। ये प्रश्न हम खुद बनाए हैं। ठीक है, हमको अच्छा लगा, मन में आया, बना दिए, सॉरी। ठीक, सॉरी शक्तिमान। आइए चलते हैं आगे। शिलादित्य किसकी उपाधि थी? शिलादित्य किसकी उपाधि थी? बताइए, शिलादित्य किसकी उपाधि थी? डॉक्टर इतना गर्म पानी पीने को बोल दिया है कि दहिया गर्म हो जा रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड, सही होना भी चाहिए। ठीक, जैसे जब लोग कमेंट करते हैं सर मेरा एसआई में फाइनल सिलेक्शन हो गया, सर मेरा यहां सिलेक्शन हो गया, मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ, थोड़ा सा मतलब खुशी मिलती है, जो बात फैक्ट है कि आपका हो गया। अब बाकी सब बात ना पूछवाइए। शिलादित्य की उपाधि देखिए, गलत कर दिए ना, बिलबिला लिए ना, कर दिए लिबिर लिबिर। यहां देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य के साथ साथ इसने और कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों? परम भागवत। परम भागवत। ये सिर्फ आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सवाल लाया हूं कि आपको किस लेवल का पढ़ना है। ये नहीं कि गुरुजी जरा ये बताइए गांधी जी के चप्पल का नंबर क्या था, ये भी पूछ सकता है ना। तो भैया गांधी जी के चप्पल का नंबर नहीं पता हमको, खड़ाऊ पहनते थे। ठीक, यहां देखिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो उपाधि थी वो था एका ब्राह्मण। एका ब्राह्मण। या इसके साथ साथ एक और, इसको कहते हैं अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण। इसका रीजन क्या था कि इसने वर्ण व्यवस्था की पुनः शुरुआत की थी, जिसकी वजह से इसको एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, अशोक की उपाधि क्या थी? अशोक की उपाधि क्या थी? तो देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। ये किसकी उपाधि थी? ये एक्चुअली स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में ये सवाल पूछा था कि देव नाम प्रिय प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी? तो देव नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक की उपाधि थी। तो मैं सवाल को थोड़ा सा बदल दिया कि मैं देखना चाहता हूं कि आप और आगे तक तैयार हैं, आपको कहां से शुरुआत करना है। ठीक,
हर्षवर्धन की उपाधि क्या थी? तो हर्षवर्धन की उपाधि थी साहित्यकार सम्राट की। अब चलिए आंसर क्या होगा बता दीजिए कि शिलादित्य की उपाधि किसकी थी? अब आप लोग भिलभिला दिए हैं। एक्चुअली राजपुत्र शिलादित्य की उपाधि धारण करके 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। तो इसका आंसर क्या है? हर्षवर्धन। क्लियर? समझ में आया? अब कुछ लोग अपना बाल खजुआ रहे होंगे कि अरे यार सर बताए थे यार, किताब में पढ़े थे सर, ठीक है, अरे यार कुल क्या बताइए, गलत हो गया यार, अब मूड मत खजुआइए, ठीक है, चाटी बाल बच्चा पर वो झड़ जाए। यहाँ ध्यान दे, पागल बादशाह किसे कहा गया? अगला सवाल, पागल बादशाह किसे कहा गया? ठीक है, पागल टीचर किसे कहा गया? गौरव पांडे को। पागल बादशाह किसे कहा गया? अब जो बेचारा ज्यादा पढ़ लिख लेता है वैसे पगला जाता है, ठीक है। जब नवा नवा प्रयागराज में आता है तो पनीर खाता है, 5-10 साल बाद बेचारा बैगन और बोड़ा पे अटक जाता है। खैर क्या करें, समस्या है, जीवन है। इस जीवन की समस्या को ऐसा बनाया गया है कि आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, ईश्वर जो है बहुत चालाक है, वो प्रत्येक व्यक्ति को खुद लड़ने के लिए भेजते हैं। और जब बाउट्स में सब लोग क्या कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए किया है, अपने लिए तो कर नहीं पा रहे हो, हमारे लिए क्या करोगे? तो कहने का मतलब क्या, खुद लड़ने के लिए भेजते हैं। और हर इंसान खुद लड़ता है, और इसीलिए हर इंसान खुद लड़ता है, इसलिए हर इंसान खुद में योद्धा है। और अगर इंसान खुद में योद्धा है तो योद्धा जो जीतता है उसी का नाम होता है, बाकी सबका बदनाम होता है। लेकिन बदनाम भी वही होता है जिसका नाम होता है। कुछ ज्यादा डायलॉग मार रहे हैं। पागल बादशाह कौन था? वेरी गुड सवाल। जो फिरोज शाह तुगलक था ना, इसकी खास बात बता देते हैं कि 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। दिल्ली सल्तनत का यह एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो 2 बार राज्याभिषेक कर, और भी इसकी खास बातें कुल नहीं ना बताऊं, 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। उसके बाद ये देखिए, अब सी ग्रुप सी लेवल का सवाल, ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। अगर ये पूछ लिया गया कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम। मुबारक शाह खिलजी, खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, ठीक है, खलीफा घोषित किया था। ठीक, मतलब क्या है, खलीफा जो होता है ना दोस्तों, तो वो तुर्क सरदारों का समूह होता था, जैसे एक डिसीजन मेकिंग बॉडी, एक गवर्निंग बॉडी। ठीक, तो इसने क्या कहा मुबारक शाह खिलजी, ये कहा कोनो खलीफा उलीफा नहीं, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, काम है खलीफा बनता है का मार कंटा खलीफाई गिरी निकली जाए, तो वैसे खलीफा एक बोलचाल का शब्द था। तो ये कहा कि कोनो खलीफा उलीफा नहीं, हम खुदे खलीफा हैं। और ये थोड़ा अच्छा टाइप का शासक नहीं था, ऐसे दौड़ता था, लड़कियों के कपड़ा पहन के दौड़ता था, मतलब कबो कभार तो भुला ही जाता था कपड़ा होता है कुछ, ऐसे दौड़ता रहता था। तो खुद को, ये बहुत फेवरेट सवाल है, खुद को खलीफा घोषित करने वाला कौन था? तो खुद को खलीफा घोषित करने वाला मुबारक शाह खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसकी उपाधि थी सिकंदर सानी। क्या उपाधि थी? सिकंदर सानी। एक्चुअली इसका सपना था संपूर्ण भारत को जीतना। तो संपूर्ण भारत को जीतने के कारण, ठीक, संपूर्ण भारत को जीतने के कारण इसका सिकंदर द्वितीय, ठीक है, और इसे सिकंदर सानी कहा जाता है। ये बेचारा जो रहा मोहम्मद बिन तुगलकवा, ये बहुत अच्छा शासक था, लेकिन इसकी नीतियां बहुत असफल थी। जैसे मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी जब तैयारी करता है, वो पढ़ता है, बेचारा एग्जाम देता है, उसका नहीं होता है, तो उसको लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहा पढ़ाते हैं भैया, पगलाई ये हका, ढंग से पढ़ा तब एग्जाम निकाल पाओ गया। तो वो बेचारा क्या करे, वो तो पढ़ रहा था ना, नहीं सफल हो पाया, तो उसमें उसकी क्या गलती है? किस्मत भी होती है। तो इसकी नीतियां बेचारे की बार बार असफल हो रही थी, जिसके कारण इसको पागल बादशाह कहते थे। ठीक, आदमी आजकल भी लोगों, हम बहुत लोग कह देते हैं, हाँ फोन कर, कहा भैया, अच्छा ये यार रिश्तेदार जो कभो नहीं याद करी है, वो जरूर नमक पे जल जैसे घाव सूख गया है तो खुदेड़े 2-4 साल में फोन कर देंगे, हेलो भैया क्या करते हैं, नौकरी वोकरी आजकल, अच्छा ट्यूशन पढ़ावते हैं, हमारे बेटा ना पगला ही जाए बेचारा, दिन भर दौड़त हो गए भैया बिना खाए पिए, ऐसा लगता है कि रोज टिफिन बना के वही दे जाती हैं हमको। तो पर ठीक है, ये लाइफ है। तो मैं आपसे ये जो मेन चीज कहना चाहता हूं, ठीक है, मेन चीज जो कहना चाहता हूं, तो वीडियो का जो
ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें इसी लेवल के सवाल में आते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खास बात है, आपको इसी लेवल पे तैयारी नहीं करवाएंगे, इससे थोड़ा हाई लेवल पे तैयारी करवाएंगे कि अगर कंपटीशन बढ़ता है तो भी आप क्वालिफाई कर लें। बाकी हमारी संस्था से जो भी जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि एग्जाम में प्रश्न फंसाना, ये सब गाथा नहीं बताते हैं, स्मार्ट चीजें बताते हैं, सटीक चीजें बताते हैं। हम तारीफ इसलिए खुद की नहीं करते क्योंकि वो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। कहने को तो हर इंसान खुद को राजा कहता है, पहले जेब में ठन्नी ना हो। तो ये आप लोग ही हमारी आवाज हैं। आप लोग हमें जितना तक लोगों को पहुंचाएंगे हम उतना पहुंच सकते हैं। और आप लोग ही जब हमारी तारीफ करेंगे तो ये लगेगा कि हमारी चीजें सफल हुई। तो प्लीज अच्छे से तैयारी करिए दोस्त, कहीं सेलेक्ट हो जाइए। नहीं तो जीवन में एक उम्र के बाद इतनी, भले आप कुछ भी हो, इतनी चीजें सुननी पड़ती हैं कि उन चीजों को फिर आपको जहर की घूंट बनाकर पी लेना पड़ता है, किसी और के साथ बिना पानी मिलाकर। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा। जाइए डिनर करिए, 10 बज रहा है। ठीक, संडे है, एंजॉय करिए, पढ़िए, सब चीजों की शुरुआत करिए, दिमाग को ठंडा कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए हमें पढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेना है और हमें कुछ ना कुछ तो करना है। सिलेक्शन है एक ऐसी चीज, हुई तो ठीक, पर नहीं तो हमें ऐसा व्यक्ति जरूर बनना है जो इस समाज में खड़ा होकर लोगों को फेस कर सके। तो प्लीज कल मिलते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा क्योंकि सेहत इस समय बहुत ज्यादा सबकी बिगड़ रही है। ठीक है, और खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। शुभ रात्रि। रात में आप लोग इतना प्यार दिए, अपना टाइम निकाले मेरे लिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद और टेक केयर। मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि मुस्कुराते चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं। बंद हुई।